अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है गोट जेनेटिक्स एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि बकरियों की जेनेटिक्स और किस तरह हम उनको बेहतर क्रॉसिंग में डाल के तो बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्री मौजूद नहीं है बकरियों की उस तरह जिस तरह पूरी दुनिया में है, कि जो जहाँ पे हज़ारों के फार्म होते हैं, 10-20 हज़ार 30 हज़ार बकरियों के फार्म, और लोग उनसे करोड़ों रुपए का दूध लेके सेल करते हैं और दूध से चीज़ें बनाते हैं। अब वहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे पाकिस्तान में गाय की इंडस्ट्री है। अब 10-10 हज़ार से ज़्यादा भी सुना है, ऐसे फार्म है कि 10-10 हज़ार से ज़्यादा भी गाय मौजूद है वहाँ पे। तो अब मतलब कि गाय का 1 यूनिट जो है वो मेरे हिसाब से वो बकरियों के 5 यूनिट के बराबर बनता है। तो अगर 10,000 गाय का यूनिट है ना, तो ये समझ लें कि 25,000 बकरियों के बराबर है। इतना बड़ा यूनिट, तो करोड़ों रुपए का दूध बेचते हैं रोज़। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। कंपनियाँ, जो फार्म्स हैं, फार्मर हैं, वो पैसे लगाते हैं। उन्हें पता है कि हमारी ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट में हम उस वक्त तक पूरा फ़ायदा नहीं ले सकते जब तक हम मुकम्मल तौर पे एक अच्छी जेनेटिक वाली इम्प्रूव्ड ब्रीड पे काम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि अभी तक ये थर्ड वर्ल्ड है, यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो चुकी बकरियों की। हम आज भी शो गोट्स के तौर पे बकरियों को देख रहे हैं, या कुर्बानी पे इनके जानवर बेच देते हैं, या ट्रेड कर ली। किसी से बकरी ली 2 लाख की, आगे 2.5 की बेच दी। किसी से ली 4 की तो आगे 6 की बेच दी। मतलब जैसे पंजाबी में कहते हैं, लगा दाज लग गया, बस काम प्रॉपर काम कोई नहीं हो पा रहा। तो इसलिए गोट जेनेटिक्स पे पाकिस्तान में किसी ने काम ही नहीं किया, पहले दिन से लेके आज तक। अक्सर हमें ये बातें सुनने में मिलती है कि मेरे पास 20 साल की ब्रीड है, मेरे पास 40 साल की ब्रीड है, मेरे पास 60 साल की ब्रीड है। कोई कहता है जी मेरा परदादा जड़ा है ना, वो लखनऊ में बकरियां चरांदा सी, पार्टीशन हुई तो बकरियां समेत ही इधर आ गया। अच्छा, मतलब इस तरह की बातें हैं। अब जेनेटिक इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ है और एक इतनी पुरानी ब्रीड को हम लेके चल रहे हैं, तो इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हमने ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे काम नहीं किया। इन ब्रीडिंग करवा के ना हमने अपने जानवरों का कर दिया बेड़ा गर्क। अब इन ब्रीडिंग क्या? इन ब्रीडिंग ये है कि एक ही आपके पास जो जानवर है ना, उन्हीं में से आगे क्रॉस लेते रहें आप। जैसे ये बकरियाँ, ठीक है। अब इन बकरियों के जो बच्चे आएंगे वही बड़े होके इन्हीं बकरियों को क्रॉस करेंगे, या उनके साथ के जो पैदा हुए होंगे सारे उनको क्रॉस करेंगे। फिर उनके जो बच्चे आएंगे वो भी फार्म के अंदर ही क्रॉसिंग करते रहेंगे। तो ये प्रोसीजर कहलाता है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग से क्या होता है कि इन ब्रीडिंग से जो उनकी जेनेटिक्स है वो कमज़ोर होती चली जाती है, यानी कि बकरियों की ओवरऑल पैदावारी सलाहियत जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मुतासर होती है। आप इसकी एक बेहतर मिसाल ये है कि क्रॉस ब्रीड में आप हमेशा अच्छे रिजल्ट देखेंगे। जैसे ये हमने बतखें रखी हुई हैं, एक सफ़ेद बतख है, उसका नाम है मस्कवी, एक है ब्राउन टाइप की, उसका नाम है हाकी कैम्पबेल। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो दोनों क्रॉस हो गई, तो उनके क्रॉस में से जो बतखें बनी हैं ना, वो यकीन करेंगे बड़ी हैवी किस्म की बतखें हैं। वो 20 एक साइड पे होती हैं, तो वो 4 एक साइड पे हैं। उन्होंने सबको आगे लगाया होता है, तो इम्यूनिटी बड़ी ज़बरदस्त है उनमें, कोई बीमारी वाला चक्कर ही नहीं। और क्या ही बात है मतलब उनकी, लेकिन है क्रॉस। अब क्रॉस जानवर की क्वालिटी तो नहीं रहती ना ब्रीडिंग के लिहाज से, अब उसका आगे मुस्तकबिल कोई नहीं है। हमने क्रॉस पे तो काम नहीं करना, लेकिन इन ब्रीडिंग पे तो नहीं करनी ना। अब अपने जानवरों को उन्हीं से ही क्रॉस करवाते जाएं। जैसे इंसानों में होता है कि फैमिली के अंदर शादियां करते रहना, एक वक्त आता है कि बच्चे मजबूत पैदा होना शुरू हो जाते हैं, या वो साइन टाइप जिनका IQ लेवल ही नहीं होता। वही अगर हम दूसरी फैमिली में जाके शादी करते हैं तो बच्चों का हदोहार, उनकी जहानत, उनकी तेज़ तराजी, जिस्म में फुर्ती, ये सारी चीज़ें हम महसूस करते हैं कि बड़ी इम्प्रूव हो गई हैं ना। तो इसलिए हमने इन ब्रीडिंग को रोकना होता है फार्म के अंदर। इन ब्रीडिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक मेरा एक है ना जी, इल्म नाकस नहीं होता, इल्म जो है ना वो कम होता है, कम इल्म है, थोड़ा सा इल्म है, उसके मुताबिक
आप 2 से 3 बार जो है ना वो अपने जानवरों को क्रॉस करवा सकते हैं फार्म के जानवरों से। तो उसके बाद जो है ना वो आपको क्रॉस नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो फिर इन ब्रीडिंग में आ जाएगा। तो ये 2 टेक्निकें होती हैं, एक होता है इन ब्रीडिंग और एक होता है लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग होती है कि आपने बाहर से जानवर ला के तो उनसे अपने जानवरों को क्रॉस करवाना है। तो फिर 2 ब्लड जब क्रॉस होंगे, 2 मुख्तलिफ किस्म के जीन्स जब मिलेंगे तो उनमें पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बीमारियां कम आएंगी, वो ओवरऑल बड़े सारे मसले हल हो जाएंगे। मतलब बच्चे पैदा होने की सलाहियत बढ़ जाएगी, बच्चे पैदा अच्छा वेट गेन करेंगे पैदाइश के वक्त। बकरियों के अगर आप कह लें कि जेनेटिक्स खवास उनके बढ़ते हैं तो उनकी दूध की सलाहियत बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ होती हैं अगर हम कह लें कि लाइन ब्रीडिंग पे काम करते हैं, कि हर दूसरे साल तीसरे साल बाहर से जानवर ला के क्रॉस करवाते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है जो अच्छे ब्रीडर हैं वो हर साल ही बाहर से ब्लड ला के वो क्रॉसिंग में डाल देते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या रिवाज है कि एक ही बकरा जो है ना वो 2 साल से 3-4 साल से चलता आ रहा है फार्म में। और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में उन्हीं बकरों की तशहीर हो रही है कि इन्हीं की नस्ल है जी, यही क्रॉसिंग में आ रहा है, पिछले 10 साल से क्रॉस किए जा रहे हैं। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि किस कदर ज़बरदस्त तरीके की इन ब्रीडिंग हो रही है। और ऐसे हर्ड ऐसे स्टॉक जो होते हैं वो कभी भी फार्मर के लिए भी लॉन्ग टर्म फ़ायदेमंद साबित नहीं होते, ना ही उस बंदे के लिए कि जो वहाँ से जानवर ख़रीद के अपनी फार्मिंग शुरू करता है। क्योंकि इन ब्रीडिंग के जो मसाइल हैं जब उनमें वो गिरता है तो फिर उसका कोई हल किसी डॉक्टर या किसी फार्मर के पास मौजूद नहीं होता। ये एक कह लें कि कुदरती तौर पे जानवर में इतनी ज़बरदस्त किस्म की खामियां पैदा हो जाती हैं कि वो कभी ठीक ही नहीं होती। तो इसलिए सबसे पहले आपने फार्म में देखना है कि आप जानवरों की इन ब्रीडिंग ना कराएं। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में सबसे बुनियादी काम है वो ये है कि आपके जानवर है ये इन ब्रीडिंग स्ट्रेस का शिकार ना हो, फिर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट आपकी आएगी। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो होती है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में वो किस कदर मुफीद साबित होती है, तो उसका क्या किरदार है। अच्छा, सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है। अब ये जैसे सामने बच्चे खड़े हैं, अब हिसाब लगाते हैं कि जैसे ये बच्चा है, ये नर है, अब ये सपोज कर लें कि ये मादा है, पता नहीं मादा है कि नर है। तो अब हमने जब इसमें 24 बच्चे हैं, 24 में से 14 यहाँ पे नर हैं, यानी कि इस तरह की जो शरारती है ना ये 14 इस तरह के नर हैं, तो 10 यहाँ पे मादा है। अब हमने अगर क्रॉसिंग में जानवर लेके आना है तो सबसे पहले इन ब्रीडिंग का ख्याल रखना है कि इनको आपस में क्रॉस ना करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि ये उसकी फूफी का बेटा हो, ये हो सकता है इसकी फूफी की बेटी हो, ये इसकी खाला की बेटी हो, ठीक है। तो इसलिए ना इनको क्रॉसिंग में नहीं लेके आना, ठीक है। जब भी क्रॉसिंग में लेके आना है ना तो कोशिश करनी है कि ब्लड आपस में मिलता ना हो। ख़ास तौर पे अगर हम लाइन ब्रीडिंग में चले जाते हैं तो वो बेस्ट हो जाएगा। वो कैसे कि अब 20-25 बकरियां जो होती हैं ना वो क्रॉस होती हैं एक बकरे से, तो हम किसी ऐसे फार्म से हमारा पहले ही लिंक हो या किसी ऐसे चरवाहे से लिंक हो जिसके पास हम समझते हैं कि अच्छे जानवर हों, क्योंकि फार्म तो यहाँ पे है ही नहीं, जो हैं वो भी इन ब्रीडिंग का शिकार है। हम कहें कि वहाँ से जानवर ले लेंगे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं लेने का, उसे अपने फार्म के जानवरों से क्रॉस करवा लें या चरवाहे से लेके आंखें अन्य वाला है कि तो आप काम करवा लें। मकसद क्या है कि इन ब्रीडिंग वहाँ पे अगर हो रही है ज़बरदस्त किस्म की, तो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट आपको वो नहीं मिलेगी कि जो आप ऐसा जानवर उस फार्म से लाएंगे जहाँ पे लाइन ब्रीडिंग हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में हर जगह पे इन ब्रीडिंग है। आप अपने जानवरों को इन ब्रीडिंग से बचाने के लिए बाहर से जानवर लाते हैं। अब मसला ये है कि वो भी इसी मसले का शिकार है, तो वो आके हमारे मसले को क्या हल करेंगे। वो कहते हैं जिन्हें आप खादा मांग के उन्हें मंगते मारे टांग के। जो खुद ही गलत है उसने किसी को ठीक क्या करना है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप अगर आपने 1, 2, 3 बार तो क्रॉसिंग हो सकती है फार्म के जानवरों से, ज़्यादा नहीं हो सकती,
तो फिर भी कोशिश करें कि वो जानवर सेलेक्ट करें कि जो दूर के रिश्तेदार हैं आपस में, नज़दीक के रिश्तेदार नहीं, तो फिर हो सकता है कि बेहतरी आ जाए। अगर नज़दीक के रिश्तेदारों को क्रॉसिंग में डालेंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जानवर क्रॉसिंग में डालने से पहले हमने उनकी उम्र का बड़ा हिसाब रखना है। यानी कि ये नहीं है कि एक पाठू अभी खीरी है तो हम उसे क्रॉसिंग में डाल दें और 8 दांत का बकरा क्रॉस कर रहे हैं, ये गलत प्रैक्टिस है। मतलब कि जानवर को कम से कम भी 1.5 पौने 2 साल का होना चाहिए जब क्रॉसिंग में आए। इससे छोटी उम्र का तो वो बच्चा होता है ना, अभी वो इंतहाई डेवलपमेंट की स्टेजेस में होता है। हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या हम लोग समझते हैं कि 3-4 साल की का बकरी हो जाएगी तो बूढ़ी हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं होती, बकरियाँ बूढ़ी होती हैं 10, 12, 15 साल के जाके। अगर हिफाजत करें तो फिर जो है ना वो बकरियाँ इससे ज़्यादा भी चलती हैं, 20-25 साल तक भी बकरियाँ सुना गया कि चलती रहती हैं। तो मैंने देखी भी है 1-2 बकरी की जो 20-22 साल की थी, वो सेहतमंद थी, बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे पट है। तो वजह यही होती है कि कुछ बकरियों की जेनेटिक्स इतनी अच्छी होती है, इन ब्रीडिंग में ज़्यादा नहीं पड़ती, खाना पीना ठीक होता है, सारी चीज़ें, तो वो फिर लंबा अर्सा चलती है। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इंतहाई किस्म की ब्रीडिंग का शिकार होते हैं, उनका लाइफ स्पैन बड़ा डाउन हो जाता है, खुराक शुराक सही नहीं होती, इन्वायरमेंट सारी चीज़ें सही नहीं होती। तो इसलिए आप कोशिश करें कि बकरी आपकी जो है ना और बकरा दोनों कम से कम भी 18 माह के हों तो क्रॉसिंग में लेके नहीं जाएँ, यानी कि 4 दांत। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपका स्टॉक ज़्यादा अच्छा डेवलप हो जाए, इसका बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा बन जाए, ज़्यादा अच्छे हवास के हैवी जानवर आपको लगें, तो फिर इन्हें 6 दांत पे ले जाना, यानी कि 2 साल पे क्रॉसिंग पे डालें। 2.5 साल में बकरी बच्चे देगी और आगे वो फिर आसानी से 8, 10, 12 साल तक आपको अच्छे बच्चे देगी, क्योंकि वो बॉडी डेवलप हो चुकी होगी उसकी। और अगर आप बड़े शौकीन हैं, शो ब्रीड पे काम करना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि आपके जानवर जो हैं वो यूनिक हों सबसे, तो फिर इन्हें 8 दांत यानी 2.5 साल की उम्र में क्रॉसिंग में डालें, तो 3 साल की उम्र में ये बच्चे दें। 3 साल की उम्र में बकरी अपनी ग्रोथ को जो है मुकम्मल कर लेती है 2.5-3 साल में। तो 3 साल में जब बच्चे देगी, इन्हें 2.5 साल में तकरीबन ग्रोथ उसकी मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद वो क्रॉसिंग में उसी वक्त आ गई, 3 साल में बच्चे दिए, तो मुकम्मल ग्रो हो के जब बकरी बच्चे देगी तो आप खुद हिसाब लगाएं कि उसका कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएंगे। इसकी मिसाल ऐसी जैसे हमने ये नींबू का पौधा लगा हुआ है, तो ये पहले साल भी फल दे देता है, लेकिन कितने 2-4 नींबू लगते हैं। अगले साल हो सकता है इस पर 10-20 नींबू लग जाए। लेकिन ये अगर 4 साल में बड़ा होता है ना, तो पूरी कैपेसिटी पे ये 4 साल में जाके पहुंचता है। तो आजकल ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसमें पौधे जल्दी फल दे देते हैं। किसी दौर में ऐसा होता था कि पौधे पूरा टाइम लेके जवान होते थे फिर फल पे आते थे। तो वो क्या होता था, वो पौधे फिर फल बहुत ज़्यादा देते थे, बहुत ज़्यादा मीठा फल होता था और बहुत लंबा अरसा चलते थे। हमने आप कह लें कि कमर्शलिज्म में आके हर एक चीज़ का स्पैन कम कर दिया कि जल्दी पैदावार मिले, ज़्यादा पैदावार मिले। अब ज़्यादा पैदावार के चक्कर में हमने पैदावार की जो मियार है उसको ख़त्म कर दिया। ज़्यादा पैदावार के चक्कर में हमने पौधों की और जानवरों की कह लें कि जेनेटिक्स को ही हिला के रख दिया। अब ये सफ़ेद मुर्गी देख लें कि कैसा है इसका जेनेटिक डेवलप इन्होंने किया है। महीने 1.5 में ये बिल्कुल इतनी बड़ी हो जाती है और उसे उठने तक ही नहीं होता, इतनी ताकत नहीं उसमें होती। तो उसके गोश्त में क्या ताकत नहीं है, आप गोश्त खाएं उसका तो पता चलता है खाए ही कुछ नहीं, बंदा भूखे का भूखा ही पेट भर जाता है। ऐसे जैसे बंदा नान खा ले, तो ताकत ही कोई नहीं मैदे में। तो इसलिए क्रॉसिंग जब भी आप बकरी डालें ना उसमें, तो उसको कम से कम भी 18 माह 2 साल की उम्र पे ले जाएं, वहाँ पे फिर आपको जानवर अच्छे रिजल्ट देगा। अब तीसरी बात यह है कि कभी भी फॉल्ट वाले जानवर को क्रॉसिंग में ना डालें। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट अगर आपने करनी है तो फॉल्ट वाले जानवर से नहीं होगी। मतलब जानवर को फोड़े निकले हुए हैं या जानवर बीमार है अटैक से या दायमी कब्ज़ का या पेचिस का शिकार है या इसके बच्चों में कोई फॉल्ट आ रहे हैं, कोई मसला उसको साड़ू हो गया, तो उस जानवर को अपने हर्ड से फ़ारग कर दें। उसको अगर आप आगे क्रॉसिंग में लेके आएंगे तो इसका मतलब है कि आपने अपनी बर्बादी को खुद दावत दे ली, क्योंकि वो फिर ब्लड में वो शामिल हो जाएगा। मतलब जानवरों के, अगर उस जानवर का ब्रीडर अगर क्रॉसिंग में आ गया
तो पूरे रेवड़ को गंदा कर देगा। तो इसलिए कोशिश करें कि छांटी पे बड़ा यकीन रखें। जो भी जानवर आपको नज़र आए कि ठीक नहीं है, इसको छांटी कर दें। ये फार्मर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है कि छांटी करना। मतलब कि आपने एक जानवर पे साल साल मेहनत की है, आपने उस पर लाखों रुपए लगाए और उसको बड़ा किया और इतना सब्र किया, चुआनी भी उसमें से कमाई नहीं। तो आगे ज़ाहिर आप सोचते हैं कि जब ये जानवर बड़ा हो जाएगा, बच्चे देगा, दूध देगा, फिर आपने आगे प्लानिंग की होती है कि दूध कैसे इस्तेमाल करना है, बच्चों को इस एज में क्रॉस करवाना है, बच्चों को इस एज में सेल करना है या बड़े करके सेल करना है। तो लेकिन जब आपको वो मशीन ही सेल करनी पड़ जाए, एक कलिंग करनी पड़ जाए कि जिस पे आपने इतना वक्त और सरमाया लगाया, तो आप दिल नहीं करेगा कभी भी आपको। लेकिन ये याद रख लें कि जो अच्छे ब्रीडर होते हैं ना, वो अच्छे होते ही इसलिए हैं कि उनको इस बात का इल्म होता है कि जो परफेक्ट जानवर है ना, बेस्ट, वही आगे हमने क्रॉसिंग में लेके जाना है। अगर वो नहीं लेके जाएंगे और थोड़ी सी भी सुस्ती कर देंगे ना या लालच करेंगे, तो हमारा सारा ऑपरेशन आगे मुस्तकबिल में फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए आपको बाज़ औक़ात आज की कुर्बानी देनी पड़ती है। यानी कि कल, एक खूबसूरत कल के लिए बाज़ औक़ात आपको आज का दिन कुर्बान करना पड़ता है और आज के दिन को भयानक करना पड़ता है कीमती जानवर की कुर्बानी देगी। लेकिन ये है कि फार्मिंग इसी चीज़ का नाम है। फार्मिंग जहाँ पे एडवेंचर है, कामयाबियाँ आती हैं तो आपको एक कहने तस्कीन महसूस होती है वहाँ पे कि कामयाबियाँ इतनी आसानी से नहीं आपकी झोली में आके गिर जाती। इसके पीछे एक लंबी दास्तान होती है। और वो दास्तान क्या है? सब्र की, प्लानिंग की, बर्दाश्त, हौसले की। तो ये सारे काम करने पड़ेंगे तो फिर आप एक ऐसी ब्रीड तैयार कर पाएंगे कि जो आपकी नामा ब्रीड होगी। जैसे दुनिया में सारी रजिस्टर्ड ब्रीड्स हैं, वो मीट हो, मिल्क हो, जो भी हो, तो जो हाई क्वालिटी की ब्रीड है ना, आज भी हाईएस्ट क्वालिटी की, उनमें ये सारे प्रोटोकॉल मद्देनज़र रखे जाते हैं। और वो जो ब्रीड्स हैं, वो पहली तो बात है जिन फार्मर्स के पास हैं वो देते ही नहीं, क्योंकि उन्हें वो इस कदर हाई क्वालिटी प्रोडक्शन दे रही होती हैं वो बकरियाँ। और अगर इन केस वो जानवर बेचते भी हैं ना, तो उनकी कीमत दूसरे जानवरों की कीमत से कई गुना ज़्यादा होती है। वो सिर्फ इसलिए उन्होंने साल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करके, अपने फार्म के मामलात को दिन ब दिन बेहतर से बेहतर करके ऐसे जानवर तैयार किए होते हैं कि जो जिनमें डिजीज़ रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, जो अच्छे ज़्यादा बच्चे देते हैं, जिनमें दूध देने की सलाहियत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, कि एक साइड पे चले, बेशक आप मिल्क का, दूध का काम कर रहे हैं, आपको दूध आ भी रहा है, आप उस दूध पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं या आप उस दूध को राह में सेल कर रहे हैं, जैसे भी है, लेकिन वो एक पहलू हुआ ना। दूसरा पहलू क्या है? कि दूसरा पहलू ये है कि आप जिन जानवरों से अपनी मतलूबा पैदावार ले रहे हैं, उनको जेनेटिकली भी इम्प्रूव करें वक्त के साथ साथ। वक्त तो वो जो गुजर रहा है हमारे इख्तियार में तो नहीं, लेकिन अगर हम वक्त के साथ साथ अपने जानवरों को इम्प्रूव करते रहेंगे ना, तो एक वक्त आएगा कि हमारे पास हमारी जो मतलूबा पैदावारी है, हमारा टारगेट हदफ, वो तो मिल रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ मतलब आप ये समझ लें कि 10, 15, 20, 25 साल बाद आपके पास जो जानवर होंगे ना, उनका भी एक स्टैंडर्ड मेयार होगा। और ये आपकी कमेटी होगी कि आखिरी एज में अगर आपके आगे कोई काम चलाता है तो ठीक है, वरना वो सारे जो हर्ड आपका तैयार होगा, हाईली कह लें कि जेनेटिकली इम्प्रूव्ड हर्ड जो होगा, आप उसको अगर सेल करेंगे तो वो सेल ही इतना ज़बरदस्त, मतलब आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा कि आपकी जो रिटायरमेंट लाइफ है ना, वो गोल्डन एज में बदल जाएगी। मतलब आप अगर हिस्ट्री सारी मुरतब कर रहे हैं जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की, मिल्क प्रोडक्शन की, मतलब कह लें किड प्रोडक्शन की, मॉर्टेलिटी की, तो जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट आप कर रहे हैं हर्ड को, तो उस रिकॉर्ड की बुनियाद पे आपका हर्ड जब भी बिकेगा तो वो सोने के भाव पे बिकेगा। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर रहे, हो सकता है कि आपको अपना जो मतलूबा अहदाफ हैं वो हासिल हो रहे हों। जैसे आप कह रहे हैं कि आपका एक तस्वर है कि मैं 100 बकरियाँ रखी हैं तो मुझे 200 किलो दूध चाहिए। हो सकता है आपको 200 किलो दूध मिल रहा हो और सारी ज़िंदगी मिलता रहे, लेकिन एंड पे क्या होगा कि एंड पे जब आके जब आपको इन केस वाइंड अप करना पड़े किसी वजह से भी, तो आपके रेवड़ की वो कीमत नहीं लगेगी जो उस रेवड़ की लगेगी कि जिसने जीन्स पे काम किया,
जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट लेके आया अपने हर्ड में, उसका हर्ड जो है वो दूसरे जितने भी रेबड़ होंगे उनसे नुमायां तौर पे बेहतर पोजीशन में होगा। तो उसी चीज़ की कीमत होती है। मतलब एक मशीन है वो अगर पैदावार हमें दे रही है 1 घंटे की 10,000 रुपये की, मतलब कोई भी किसी चीज़ की भी मशीन है, तो वो दूसरी मशीन है वो हमें पैदावार दे रही है घंटे की 15,000 की। तो फिर हम कौन सी ख़रीदना चाहेंगे? जो 10,000 की मतलब कि दे रही है मतलब पैदावार, वो हो सकता है लाख रुपये की हो, और वही मशीन जो 15,000 की पैदावार दे रही है तो वो 1.5 लाख की तो होगी ना। और अगर वही मशीन एक ऐसी है जदीद जो 20,000 की पैदावार दे तो वो फिर 2 लाख की होगी। मशीन तो वही है ना, हुजम तो उतना ही है ना, कीमत तो वही है ना, सारा कुछ खर्चा भी वही है। लेकिन यह है कि एफिशिएंसी की बुनियाद पे कि हमें एंड पे आउटपुट क्या मिलता है उसकी बुनियाद पे कीमत का तयन होता है। तो इसलिए ये एक लंबा सब्जेक्ट है, अपने पास इतना इल्म नहीं कि इस पर बात की जा सके। एक सरसरी सा एक तकाबली सा जायज़ा सिर्फ लिया जा सकता है कि हम भी बिल्कुल इब्तदाई स्टेजेस में है इस काम की। आगे जब ज़िंदगी गुजरती जाएगी, अगर अपना ये काम चलता रहे तो फिर उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ हम भी कोशिश करेंगे कि इस तरह करके इस तरह कर लिया जाए, कोई बेहतरी आ जाएगी। तो ये एक सफ़र का नाम है जी, जिसमें आप अपने आप को और अपने जानवरों को हर लिहाज से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हम भी जब शादियां करते हैं, हमारे बच्चों ने शादियां कर ली हैं, हमारी भी यही कोशिश होगी कि उन घरानों में शादियां करें जहाँ पे आगे बच्चे जो है ना वो बेहतर पैदा हों। मतलब कि ऐसी अगर हम फैमिली देखते हैं जो डिसेबल है, डिसेबिलिटीज़ हैं उसमें कहीं, तो हम कोशिश करते हैं कुदरती तौर पे कि उसको अवॉइड करें। इसी तरह जानवरों में भी यही कानून चलता है कि क्रॉसिंग के वक़्त हमारी सारी तवज्जो होनी चाहिए कि जो सबसे बेहतरीन जानवर हैं वो क्रॉसिंग में आए, और जो थोड़े से भी लो ग्रेड के जानवर हैं ना तो उस वक्त तक उन्हें रखें जब तक हमारे पास इतनी कैपेसिटी ओवर नहीं होती ना। कि जब भी हम महसूस करें ना कि जानवर ज़्यादा हो रहे हैं या हमने थोड़े कम करके इस लिमिट तक रहना है, तो जो लो ग्रेड के जानवर हो ना उन्हें फिल फोर फारग कर दें, हाईएस्ट ग्रेड के जानवर रखें, इन ब्रीडिंग से बचें, क्रॉसिंग पूरी एज पे करवाएं और इनके खाने पीने का बड़ा ख्याल रखें। जितनी मर्जी अच्छी ब्रीड हो तब तक वो परफॉर्म नहीं कर पाती किसी शोबे में भी जब तक आप उसकी खुराक को ज़बरदस्त तरीके से उसको नहीं पहुँचाते। तो इन बातों पे अगर हम अमल करेंगे तो उम्मीद है कि हमारे जो रेवड़ हैं ये वक्त के साथ साथ इनमें बेहतरी आती चली जाएगी। बाकी ये वसी सब्जेक्ट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। चैट जीपीटी आजकल आपका बेस्ट जो टीचर है वो चैट जीपीटी है, उस पर सर्च करें ये टॉपिक, तो उम्मीद है कि आपको बेशुमार ज़बरदस्त किस्म की मालूमात आपको वहाँ से मिलेगी। तो ये थोड़ी हमारी जनाब आज की वीडियो, कल इंशाल्लाह दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।